फोकस करिएगा। हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं भाई? बिजनेस एनवायरनमेंट। जोर से बोलो, बिजनेस एनवायरनमेंट। ये हम लोग का सेकंड क्लास है, समझ पा रहे हैं? वीडियो की दृष्टि से पार्ट 1 अपलोडेड है। किसका बात कर रहे हम लोग? बिजनेस एनवायरनमेंट। बोलो क्या बोले हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट माने व्यवसायिक वातावरण। एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट का समझ होना चाहिए, व्यवसायिक वातावरण को समझ होना चाहिए। अगर इसका समझ नहीं रहता है तो बिजनेस आप नहीं कर पाइएगा। द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंपल्सरी फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है कंपटीशन के दौर में अपने आप को मार्केट में खड़ा रखना है। अगर बिजनेस खड़ा रहेगा तो बड़ा हो जाएगा, खड़ा ही नहीं रहेगा तो बड़ा नहीं हो पाएगा। बिजनेस को बनाए रखना है कंपटीशन के दौर में, इसे हम कहते हैं सर्वाइवल। क्या कहते हैं? सर्वाइवल। और ग्रोथ का मतलब होता है कि मेरा सेल बढ़ रहा, या तो लेबर का संख्या बढ़ रहा है, या तो एगो दुकान था दूगो दुकान हो गया, इसे हम ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ। तो एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट का उसे स्टडी करना कंपलसरी है, अध्ययन करना कंपलसरी है, ताकि उसका बिजनेस क्या रहे? सर्वाइवल स्टेज में रहे और उसका बढ़ता रहे, ग्रोथ होते रहे बिजनेस का। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर साधारण भाषा में कहेंगे तो टाइम फॉर चेंज। टाइम फॉर चेंज। कपड़ा वाले लोग देखिए क्या बिजनेस एनवायरनमेंट का समझ रखते हैं। ज़बरदस्त लेवल का कपड़ा वाले लोग बिजनेस एनवायरनमेंट का समझ रखते हैं। जैसे अभी सावन का दिन है तो लोग गेरुआ वस्त्र रख दिए हैं कि गेरुआ वस्त्र का ज़्यादा डिमांड है, गेरुआ कपड़ा बिकेगा। जैसे ही सावन खत्म होगा, दुर्गा पूजा का समय आएगा, तो सारे के सारे फैशन वाले कपड़े रख देंगे। समझ पा रहे हैं? क्योंकि बिकेगा फैशन वाला कपड़ा, बिके ना बिके अलग है, लेकिन वो लोग इन्वायरमेंट को समझ रहा है ना। समझ रहा कि नहीं समझ रहा? जैसे ही ये बीतेगा, ठंड का दिन आएगा तो लोग उलन क्लोथ उठा लेते हैं, उलन कपड़ा रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उलन कपड़ा बिकने वाला है। तो एक बताइए, कपड़ा व्यापारी अगर इन्वायरमेंट का समझ नहीं रखता है तो क्या उसका बिजनेस चल पाएगा अच्छे से? नहीं चल पाएगा। समझ पा रहे हैं? अभी जैसे मान लीजिए अभी बारिश का सीज़न है, तो बारिश का सीज़न में छाता अगर बिक्री करेंगे, नॉर्मल व्यापारी है तो आप, कैजुअल कुछ व्यापारी होता है ना कि सीज़न के हिसाब से काम करेगा, तभी छाता बेचेगा तो बहुत बिकेगा छाता, क्योंकि छाता का डिमांड अभी ज़्यादा रहता है। गर्मी के दिन में बेचिएगा तो कम बिकेगा, बिकेगा कम बिकेगा। समझ लें क्या बोल? लेकिन बारिश के दिन में छाता का डिमांड ज़्यादा रहता है। तो एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए एनवायरनमेंट का समझ होना जरूरी है। क्लियर है क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बोलो क्या बोले हैं? कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स है। बिजनेस एनवायरनमेंट के भैया दो कंपोनेंट्स है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। बोलो क्या बोले हैं? एक है इंटरनल। कौन सा बोलिए? इंटरनल का मतलब होता है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, और एक्सटर्नल का मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स है, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। जोर से बोलो। बिजनेस एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स है, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। जोर से बोलो क्या बोले? क्या है ये? कंपोनेंट्स जो है, तुमको उतना सजा के नहीं बोलना है। कंपोनेंट्स जो है, पहला कंपोनेंट्स क्या है इंटरनल और दूसरा क्या है एक्सटर्नल। समझ रहे? इंटरनल का मतलब ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का चीज़ है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का चीज़ है, इसे हम कहते हैं इंटरनल। क्या कहते हैं? इंटरनल क्या क्या हो सकता है? इंटरनल हो सकता है कि बिजनेस का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, ये इंटरनल बात है। कौन सा बात है? इंटरनल। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बोलो क्या बोले हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस का पॉलिसीज क्या है? पॉलिसी जो है ना, ये आपके इंटरनल होते हैं। बोलते हैं ना उसका पॉलिसी खराब है, धंधा क्या करेगा, उसका बिजनेस का पॉलिसी खराब है। या बोलते हैं ना उसका बिजनेस का पॉलिसी बहुत शानदार है, ज़बरदस्त लेवल का पॉलिसी है। तो पॉलिसी अच्छा रहेगा तो अच्छा वाला आपको इन्वायरमेंट का फ़ायदा मिलेगा, और ख़राब रहेगा तो ख़राब वाला इन्वायरमेंट का फ़ायदा मिलेगा। समझ पा रहे हैं? ख़राब रहेगा तो ख़राब वाला इन्वायरमेंट का फ़ायदा मिलेगा। समझ पा रहे हैं? पॉलिसी ऑफ द बिजनेस। बोलो क्या बोले हैं? पॉलिसी ऑफ द बिजनेस। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आपका प्रोडक्शन का कैपेसिटी क्या है? प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी। बोलते हैं ना कि माल का डिमांड तो बहुत है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन का कैपेसिटी कम है। बहुत प्रोडक्ट का डिमांड है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन का कैपेसिटी कम है। इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्या कहते हैं हम लोग? प्रोडक्शन कैपेसिटी। समझ पा रहे?
आपका मैनेजरियल एटीट्यूड क्या है, मैनेजर लोगों का एटीट्यूड क्या है, मैनेजर पे डिपेंड करता है। मैनेजरियल एटीट्यूड बोलिए क्या बोले हैं, मैनेजरियल एटीट्यूड। मान लीजिए आप दरबान है, दरबान का ऐसा एटीट्यूड है कि कस्टमर आया तो कस्टमर के साथ 20 रुपये ठग लिया, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा? माने आपका मैनेजरियल एटीट्यूड ठीक नहीं है। या मान लीजिए जो हेड है वही आपसे बोल रहा है कि सर बिना बिल वाला ले लीजिए ना, वो पैसा हमको फ़ायदा हो जाएगा, आपको भी कुछ छोड़ दे रहा है, यानी आपका मैनेजरियल एटीट्यूड ख़राब है, ऑर्गेनाइजेशन को पक्का बर्बाद करेगा। ऐसा चीज़ अगर ट्रिगर हो रहा तो उसे तुरंत हटाइए वहाँ से, समझ रहे, उस काम से हटाइए उससे। समझ पा रहे हैं क्या बोले, किसका बात कर रहे हैं? मैनेजरियल एटीट्यूड। बोले क्या बोले हैं, मैनेजरियल एटीट्यूड। बोले क्या बोले हैं, मैनेजरियल एटीट्यूड। मैनेजरियल एटीट्यूड। बोले क्या बोले हैं, मैनेजरियल एटीट्यूड। तो मैनेजरियल एटीट्यूड को देखिए, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल आपका ढांचा क्या है, अपने ढांचा को भी तो देखना पड़ेगा ना, ढांचा सही करना होगा। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बोलो क्या बोले हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बोलो क्या बोले हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बोलो जोर से, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और फिर ह्यूमन रिसोर्स का तुम्हारा विशेषता क्या है, तुम्हारे पास जो लोग काम करते हैं वो लोग का विशेषता क्या है, वो लोग क्या सोच रखता है। फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, फीचर्स ऑफ आपके पास जो काम करते हैं वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। क्या है बोलिए, वो लोग का मानसिकता क्या है, उसकी सोच क्या है, इसको हम कहते हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। बोले क्या बोले, फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये सारे के सारे इंटरनल है। अच्छा रहेगा तो अच्छा वाला इन्वायरमेंट का फ़ायदा मिलेगा, और ख़राब रहेगा तो ख़राब वाला आपको फ़ायदा मिलेगा। बात खत्म। खराब रहेगा तो खराब वाला फ़ायदा, अच्छा रहेगा तो इसको ठीक करना है तो ऑब्जेक्टिव ठीक करो, बिजनेस का पॉलिसी ठीक करो। अगर खराब है तो समझ रहे, प्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ाइए, मैनेजरियल एटीट्यूड ठीक रखिए एकदम। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फीचर्स ऑफ कौन सा रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। कौन सा, ये सारे के सारे अंदर का चीज़ है। गड़बड़ है तो आप ही को ठीक करना है, और सही है तो अच्छा बात है, अच्छा वाला फ़ायदा मिलेगा। खराब करोगे तो खराब वाला फ़ायदा मिलेगा। बात खत्म। इसको हम कहते हैं इंटरनल। क्या कहते हैं हम लोग, इंटरनल। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। नेक्स्ट हम लोग का है एक्सटर्नल। बोले क्या बोले हैं, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर। एक्सटर्नल माने बाहर। हमारे अंदर का बात नहीं है, बाहर का बात है। अंदर का बात नहीं है, बाहर का। तो एक्सटर्नल दो तरीका का होता है, माइक्रो मैक्रो। जोर से बोलो, माइक्रो 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 मैक्रो। माइक्रो, माइक्रो माने छोटा, और बड़ा। और मैक्रो माने बड़ा। माइक्रो माने छोटा, तो मैक्रो इन्वायरमेंट माने छोटा वातावरण क्या है, और मैक्रो माने बड़ा वाला क्या है, मैक्रो। माइक्रो मैक्रो। बोलो क्या बोले हैं, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो इन्वायरमेंट किसका बात कर रहे हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब छोटा, छोटा वातावरण। समझ पा रहे हैं? तो माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या आएगा, माइक्रो इन्वायरमेंट में आपको देखना पड़ेगा हु आवर कस्टमर, हु आवर, सभी लोग आपका कस्टमर नहीं हो सकते, सभी लोग आपका कस्टमर, नहीं हो सकता। जनता तो बहुत है लेकिन सब लोग आपका कस्टमर। तो हमें देखना पड़ेगा CSCPN, एक मैंने एक्रोनिम सेट किया है CSCPN, C फॉर कस्टमर, C फॉर कस्टमर। देखना पड़ेगा हु आवर कस्टमर, हमारा कस्टमर क्या है, कौन है कस्टमर, वो क्या चाहता है। हु आवर कस्टमर, कस्टमर घर में रहता है आपका, घर वाला है कि बाहर का है, बाहर। तो देखना पड़ेगा ना हु आवर कस्टमर, हु आवर कस्टमर। क्या चाहता है, उसकी सोच क्या है। हमारा कस्टमर कौन है, सब लोग हमारा कस्टमर नहीं हो सकते, सब लोग हमारा कस्टमर नहीं हो सकते। बोलते ना, छोड़ो ना, वो हमारा कस्टमर नहीं, सब लोग हमारा कस्टमर नहीं हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं? एस फॉर सप्लायर, एस फॉर, सप्लायर। एस फॉर क्या, सप्लायर। सभी लोग हमारा स्टूडेंट हो सकते हैं क्या, नहीं। समझ पा रहे, सभी लोग नहीं हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि सभी लोग का हमारा बात समझ में आए, जरूरी नहीं है। समझ रहे क्या बोला? वैसे ही कस्टमर, बिजनेस में सब आपका कस्टमर नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा हु आवर कस्टमर, हु आवर, कस्टमर। हु आवर सप्लायर, कौन है हमारा सप्लायर, उसको देखना पड़ेगा। सब आपका सप्लायर नहीं बन सकता है। सप्लायर माने जो आपको मटेरियल सप्लाई करता है, सप्लायर माने जो आपका मटेरियल सप्लाई करता है। आपको देखना पड़ेगा हु आवर सप्लायर, हु आवर, सप्लायर। फिर देखेंगे हु आवर कंपटीटर, हम लोग का कंपटीटर कौन है, कंपटीटर क्या सोच रखता है, क्या कर रहा है, वो देखना होगा। हु आवर कंपटीटर, हु आवर, कंपटीटर। हमारी कंपटीटर कौन है,
वो आपको देखना पड़ेगा। इसको हम क्या कहेंगे? कंपटीटर। क्या कहेंगे? हु आवर कंपटीटर। बोले क्या बोले हैं? Who our competitor? तो क्या देखेंगे? हु आवर कस्टमर, हु आवर Customer. हु आवर सप्लायर, हु आवर Supplier. हु आवर कंपटीटर, हु आवर Competitor. पब्लिक को देखना पड़ेगा। पब्लिक क्या सोचती है, जनता क्या सोचती है हमारे बारे में। पब्लिक पब्लिक पब्लिक, समझ पा रहे हैं। और फिर देखना पड़ेगा मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज के बारे में। मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज के बारे में का मतलब हुआ जो हमारे प्रोडक्ट को बेचेगा, बेचवाएगा, जो हमारे प्रोडक्ट को बेचेगा और बेचवाएगा, इसको कहते हैं मार्केटिंग इंटरमीडिएरी। बोलो क्या बोलेंगे? Marketing intermediary. जो हमारे प्रोडक्ट को मार्केटिंग करेगा, जगह जगह पहुंचाएगा, लोगों तक बात को फैलाएगा, इसको हम कहते हैं मार्केटिंग इंटरमीडिएरी। बोले क्या बोले हैं? Marketing. तो माइक्रो इन्वायरमेंट के क्या कंपोनेंट्स है भाई? CSCPM। बोलो क्या बोले हैं? CSCPM. C फॉर कस्टमर, C फॉर Customer. S फॉर सप्लायर, C फॉर कंपटीटर, P फॉर पब्लिक, M फॉर मार्केटिंग इंटरमीडिएरी। क्लियर है क्या? Yes sir. तो बिजनेस इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं? 2। इंटरनल, एक्सटर्नल। अंदर का बात है तो इंटरनल, बाहर का है तो एक्सटर्नल। इंटरनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस, मैनेजरियल एटीट्यूड, समझ पा रहे? प्रोडक्शन कैपेसिटी, फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे इंटरनल है। एक्सटर्नल अब 2 तरीका का होता है, जो बाहर के तत्व है। माइक्रो, माइक्रो माइक्रो में देखेंगे हु आवर कस्टमर, हु आवर सप्लायर, हु आवर कंपटीटर। फिर जनता को देखेंगे, फिर मार्केटिंग इंटरमीडिएट। क्लियर है क्या? मार्केटिंग इंटरमीडिएट मैंने समझ रहे हैं। हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे? कुछ लोग प्रोडक्ट बना के डायरेक्ट कस्टमर को बेच देते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट बना के किसको बेचते हैं? होलसेलर। होलसेलर किसको बेचेगा? रिटेलर को। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? होलसेलर माने जो ज़्यादा में ज़्यादा खरीदेगा, ज़्यादा, बेचेगा। और रिटेलर माने थोड़ा थोड़ा खरीदेगा, थोड़ा बेचेगा। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? रिटेलर। क्या कहते हैं? Retailer. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये है माइक्रो। ये क्या है? मैक्रो में आता है पेस्टल। बोलो क्या बोले हैं? Pastel. पेस्टल। बोलो Pastel. पेस्टल। बोलो क्या बोले हैं? P फॉर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, P फॉर, Political. जोर से बोलिए, P फॉर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, E फॉर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, P फॉर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जोर से बोलो, P फॉर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जोर से बोलिए, Environment. E फॉर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल, L फॉर। Legal. तो आप मतलब समझते हैं। पहला क्या? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। बोलो क्या बोले हैं? Political environment. जोर से बोलिए क्या बोले हैं? Political environment. Economic. अब ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है जहाँ भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं वहाँ का पॉलिटिकल वातावरण को देख लीजिए कि राजनीतिक वातावरण कैसा है, क्योंकि राजनीतिक वातावरण बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करते ही हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं? बोलिए। Political environment. समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं भाई? पॉलिटिकल। बोलो क्या बोले हैं? Political. समझ रहे हैं? देखेंगे वहाँ पे कि भैया कौन सा पार्टी का सरकार, कौन सा पार्टी का? सरकार. सिंगल पार्टी का सरकार है कि डबल इंजन का सरकार है? सुनते हैं ना, नेता लोग बोलते हैं कि डबल इंजन का सरकार है, ट्रिपल इंजन का सरकार है, मतलब 3 इंजन मिल के बनाया है। जैसे महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन का सरकार था, गिर गया सरकार गिर गया। समझ रहे हैं? बंगाल में सिंगल इंजन का सरकार है, दीदी का, ममता दीदी, टीएमसी। समझ रहे हैं? मोदी जी पूरे देश में जो चला रहे, देश को प्रधानमंत्री बने, सिंगल इंजन है, अकेले हैं। समझ रहे हैं? तो देखना पड़ेगा कि भाई सिंगल पार्टी है कि मल्टीपल पार्टी है, सिंगल पार्टी है कि Political party. पॉलिटिकल पीस है कि नहीं, माने वहाँ शांति है या नहीं है, शांति है कि नहीं है। ये देखो, अब पाकिस्तान में जाके फैक्ट्री लगा दोगे तो वहाँ कोई सरकार चलता है? अब फैक्ट्री तो लगा दोगे तो अब किधर से बम मारेगा बेटा? फैक्ट्री जाएगा, जीवन भी जाएगा। कब किधर से कोई बम मारेगा कोई जानता है? कोई बिजनेस लगाता है पाकिस्तान में? नहीं लगाता है। काहे नहीं लगाता है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ठीक नहीं है वहाँ, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ही ठीक नहीं। कब किधर से बम मार देगा कोई ठीक नहीं है बेटा। बिजनेस तो जाएगा ही जाएगा, जान भी जाएगा। नहीं समझा? और जाने चल जाएगा तो घंटा बिजनेस करोगे। किसका बात कर रहे? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। किसका? Political environment. तो देखना पड़ेगा पॉलिटिकल पीस ऑफ द कंट्री, सिंगल पार्टी है कि मल्टीपल पार्टी है। एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है? पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट का पॉलिसीज क्या है? जो पार्टी है उसका पॉलिसी बिजनेस के प्रति ठीक है कि नहीं है? समझ पा रहे हैं? जैसे दीदी अभी बोली है, बिजनेस समिट की थी, बोली बंगाल मीन्स बिजनेस, बंगाल मीन्स Business. समिट की थी, अभी समझ पा रहे हैं?
तो बोली कि भाई सभी लोग व्यापारियों से हम अनुरोध करते हैं, आइए हम बंगाल में जगह देंगे, आप फैक्ट्री लगाइए। समझ रहे, कुछ लोग आकर के लगा भी रहे। तो ये हुआ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिसी ऑफ द कि गवर्नमेंट क्या सोच रखता है, गवर्नमेंट की क्या सोच है, समझ रहे हैं, इसको हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या कहते हैं, समझ पा रहे। देखिए अब रतन टाटा साहब सीपीएम के ज़माना में तो समझ ही नहीं पाए, आके नैनो का फैक्ट्री डाल दिए यहाँ पे, लेकिन पॉलिटिकल पीस नहीं था। दीदी बोली ना, ये तो गरीब का ज़मीन हड़पा गया है। दीदी बैठ गई अनशन पे, अनशन में बैठ करके टाटा को, नैनो को यहाँ से क्या कर दी, भगा दी अनशन कर करके। टाटा तो चला गया, समझ पा रहे। तो टाटा के लिए क्या यहाँ का पॉलिटिकल जो पॉलिसी था वो ठीक था क्या, पॉलिटिकल पीस था यहाँ पे नहीं। अगर पॉलिटिकल पीस रहता तो यहाँ पे बिजनेस चलता, लेकिन नैनो को जाना पड़ा वापस गुजरात में, और इसकी वजह हुआ कि नैनो फेल भी हो गया। लटकिया कार्य बाबा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। किसका बात कर रहे हैं, तो देख लो सिंगल पार्टी है कि डबल पार्टी है, पॉलिटिकल पीस है कि नहीं है वहाँ, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा, तब जाके धंधा करिए, नहीं तो धंधा करने का दरकार नहीं है। क्लियर है क्या, पक्का देखना पड़ता है ये सब चीज़, नहीं तो धंधा नहीं चलेगा। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, बोलो क्या बोले हैं, जिधर बेचने जा रहा है ना वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम देख लो, इकोनॉमिक कंडीशन देख लो, इकोनॉमिक सिस्टम देख लो, इकोनॉमिक कंडीशन। अब इंडिया में कोई बेचने आएगा तो इंडिया में इकोनॉमिक सिस्टम मिक्स इकोनॉमी है। कौन सा इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सा अर्थव्यवस्था है, और यहाँ का क्या देख लीजिए, इकोनॉमिक कंडीशन देख लीजिए कि लोग खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, लोग हमारे प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब आप देख लीजिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ देख लीजिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का मतलब होता है कि टैक्सेशन का क्या पॉलिसी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या पॉलिसी है। आप बिजनेस करने जा रहे हो तो ये सब देख लीजिए। अच्छा सामान बेचे जाते हैं जिस एरिया में, देखते हैं ना, ये इतना में बेचेंगे, बिक जाएगा सामान इस एरिया में, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, हम लोग बहुत सर्च करते हैं, तब जाके सामान बेचना चालू करते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। किसका बात करें, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। किसका, तो जहाँ भी धंधा करने जा रहे हो देख लो इकोनॉमिक सिस्टम देश का क्या है, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, लोग खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा तुम्हारे प्रोडक्ट को, ये देखना पड़ेगा। नहीं समझा, लोग खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा, हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा देखना पड़ेगा। इसको कहते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। और इकोनॉमिक पॉलिसी देख लो, सरकार का टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, कितना हमें टैक्स देना पड़ेगा, बड़ा स्तर पर करोगे तो टैक्स देना पड़ेगा। इसको कहते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। जोर से बोलो, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट समझे हैं, पीस ऑफ द कंट्री। पंजाब में हिम्मत है आउटसाइडर को जल्दी बिजनेस लगाने का, लोग लगाते हैं, लेकिन छोटे मोटे आउटसाइडर को पंजाब में हिम्मत है किसी को बिजनेस लगा देने का। वहाँ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, लोकल मार करके तुरंत बंद करा देगा कि यहाँ का बिजनेस पे हक है लोकल का, तुम आए हो प्रवासी हो खटो, समझ रहे, तुरंत मार के बंद करा देंगे। मैंने वहाँ पॉलिटिकल पीस नहीं है, पॉलिटिकल पीस है ही नहीं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक तो समझ गए हैं। सोशल इन्वायरमेंट, बोलो क्या बोले हैं, समाज को देखना पड़ेगा कि समाज के लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, सोशल ट्रेंड क्या है, लोग क्या चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देता है, सोशल ट्रेंड क्या है, सोशल वैल्यूज क्या है, समझ पा रहे हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं सोशल एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं, सोशल एनवायरनमेंट। जैसे यहाँ पे दुर्गा पूजा में बंगाल में सबसे ज़्यादा कपड़ा बिकता है, क्योंकि लोग दुर्गा पूजा को बहुत महत्व देते हैं। बंगाल के लोग सबसे ज़्यादा कपड़ा का जो सेलिंग होता है दुर्गा पूजा में होता है। फैशनेबल कपड़ा, एक से एक फैशनेबल, रास्ता में जाइएगा तो एक से एक फैशनेबल होगा, देखते नहीं है, समझ रहे हैं। तो सोशल ट्रेंड्स देखना पड़ेगा कि भाई सोशल ट्रेंड्स क्या है, लोग क्या चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लोगों का पसंद क्या है, टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, ये देखना पड़ेगा। माना समाज के लोग क्या चाहते हैं, लोगों की सोच क्या है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट लेके आएगी। इसको हम कहते हैं सोशल एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं, सोशल एनवायरनमेंट। ओ दीदी ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। टी फॉर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जोर से बोलो, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, जोर से बोलो, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बोलो क्या बोले हैं, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टी फॉर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है नया नया तरीका ढूंढिए, डिस्कवरिंग ऑफ न्यू वेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नए तरीका से गुड्स को बनाइए, समझ रहे हैं, नया नया इनोवेशन लाइए। अगर कोई टेक्नोलॉजी आ गया तो उसे अडॉप्ट करके लाइए, इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं, तो एक बिजनेसमैन जब बिजनेस कर रहा है तो उसे तकनीक का भी ज्ञान होना चाहिए। जब एक बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है उसे तकनीक का ज्ञान होना चाहिए, तकनीक का ज्ञान रहेगा ना तो बिजनेस बढ़िया से चलेगा, बहुत बढ़िया से चलेगा।
समझ रहे? इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं? आपके बिजनेस में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है उसको लेके आइए, क्या दिक्कत है? उसे लेके आइए, नहीं आता सीख लीजिए। इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बोलो क्या बोले हैं? माने डिस्कवरिंग ऑफ न्यू वेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्कवरिंग ऑफ न्यू वेज ऑफ गुड्स एंड न्यू मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, न्यू मेथड्स ऑफ बिजनेस को कैसे चलाना, नया मेथड लेके आइए, नया मेथड लेके आइए, समझे? जैसे एक मोदी दुकान को भी टेक्नोलॉजी का दरकार है। आज एक मोदी दुकान को ना दिन भर खुद खटना पड़ता, खुद बैठना पड़ता मालिक को। अगर वो टेक्नोलॉजी ला देगा ना तो खुद नहीं भी खटेगा, घर में सोया रहेगा ना तो उसका बिजनेस चल जाएगा। अगर वो टेक्नोलॉजी ला देता है तो टेक्नोलॉजी लाएगा, कुछ भी माल बिकेगा, बार कोड लगा दे, एक्सेस होगा, सब रिकॉर्ड होगा, घर बैठे सब पता चलेगा, वो बिक गया, कितना का बचा हुआ ये है, सब पता चलेगा। समझ रहे? टेक्नोलॉजी ला दो, बात खत्म। खाली स्कैन करते ही एंट्री हो जाएगा कंप्यूटर, स्कैन करते ही एंट्री हो जाएगा। इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं? तो लाना चाहिए, नहीं तो खुद दिन भर खट खट के मरो, सीधा बात है। एल बने लीगल इन्वायरमेंट, एल बने सरकार ने जितने नियम बनाए हैं उसे फॉलो करते हुए धंधा करिए, इसको कहते हैं लीगल इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं? लीगल इन्वायरमेंट। समझ पा रहे हैं? हमारे देश में 1991 में बहुत बड़ा समस्या आया था, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पी राव नरसिम्हा। पी राव नरसिम्हा हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और उस समय हम लोग का देश का फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जो हम लोग का एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। एक्स प्राइम मिनिस्टर कौन था रे बाबा? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर थे। रुपया का जिम्मेवारी उनको मिला था देश को संभालने का। ये स्थिति हो गया था कि देश चलाने के लिए 15 दिन में ही पैसा बचा था। एक घर चलाने के लिए हम लोग साल साल भर का पैसा रखते हैं, अब देश चलाना है, श्रीलंका जैसा स्थिति आने वाला था उस समय 1991 में। समझ पा रहे? 15 दिन का ही देश चलाने का पैसा बाकी था। वो तो प्रधानमंत्री इतना हम लोग को ज़बरदस्त थे पी राव नरसिम्हा, और ये फाइनेंस मिनिस्टर भी ज़बरदस्त थे मनमोहन सिंह। समझ पा रहे? मनमोहन सिंह अच्छा काम किए, जहाँ भी गए अच्छा काम किए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बोलते कम थे बट उड़ान लंबा भरते थे। समझ पा रहे? और ये समझ पा रहे, उड़ान भरने वाले की पहचान होती है, बोलेंगे कम करेंगे ज़्यादा, बोलेंगे कम करेंगे ज़्यादा। समझ पा रहे हैं? तो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो। समझ रहे? 1991 में देश का स्थिति चरमरा गया था, तो एक रिफॉर्म से लोग लेके आए। समझ पा रहे हैं? एक रिफॉर्म से लेके आए, जिसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। बोलो क्या बोले हैं? किसके नाम से जानते हैं भाई? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। समझ पा रहे हैं? 1991 में एक रिफॉर्म से लोग लेकर के आए, जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के भी नाम से जानते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के भी नाम से जानते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो एक लेके आए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कौन सा ईयर में भाई? 1991। बोलो क्या बोले हैं? आर्थिक सुधार लेके आया, और इसमें 3 डिसीजन लिया गया था, 3 कंसेप्ट को लाया गया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में। आर्थिक जगत के चाणक्य कहे जाते हैं पी राव नरसिम्हा, उन्हीं का जो फाउंडेशन खींचा हुआ है, उन्हीं का जो बेस बनाया हुआ, उसी के आधार पर देश चल रहा है। आज जो देश चल रहा है हमारा, उन्हीं के आधार पर देश चल रहा है। समझ रहे हैं? किसका बात करें? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। बोलो क्या बोले हैं? 3 डिसीजन लिया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसे एलपीजी मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलपीजी मॉडल। बोलो क्या बोले हैं? एलपीजी मॉडल। क्या कहते हैं हम लोग? एल फॉर लिबरलाइजेशन, एल फॉर पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, पी फॉर और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। मतलब समझिए, एल फॉर लिबरलाइजेशन, एल फॉर पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। मतलब समझिए, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, लिबरलाइजेशन में डिसीजन लिया गया कि सारे रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाए, कुछ को छोड़ के। बिजनेस के ऊपर जितना रेस्ट्रिक्शन है, सारे रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाए। समझ पा रहे? रिमूवल ऑफ ऑल अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट फ्यू, एक्सेप्ट सारे रेस्ट्रिक्शन को हटा दीजिए, कुछ ही रेस्ट्रिक्शन को रखिए, ताकि बिजनेसमैन को बिजनेस करने में सुविधा हो। समझ रहे हैं? 1991 के पहले सुविधा नहीं था बिजनेस करना, कुछ भी करने के लिए तो गवर्नमेंट से आपका अप्रूवल लेना पड़ता था। तो ये 1991 में बिजनेसमैन को एक तरीका का आज़ादी दिया गया कि आपको ज़्यादा कुछ करने का दरकार नहीं है, छोटा आप लाइसेंस बनाइए और अपना बिजनेस को स्टार्ट करिए। ये कहाँ डिसीजन लिया गया? लिबरलाइजेशन। कहाँ डिसीजन लिया गया? हमारे रिमूवल ऑफ ऑल अननेसेसरी लाइसेंस, रेस्ट्रिक्शन, कोटा एक्सेप्ट फ्यू। अननेसेसरी चीज़ को हटाएगा, लाइसेंस को, रेस्ट्रिक्शन को, कोटा को, कुछ को छोड़कर, कुछ को
पहले बिजनेस करना इतना आसान नहीं था, बिजनेस करना इतना आसान नहीं था, बहुत रेस्ट्रिक्शन था, बहुत नियम था। वो फॉलो करते 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 हालत ख़राब हो जाता था बिजनेसमैन को, हमारे देश का व्यापारी को, समझ पा रहे हैं? तो उसको हटाया गया। रिड्यूस टैक्स रेट, रिड्यूस टैक्स रेट को कम किया गया। फ्रीडम टू फिक्स प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आज़ादी दिया गया कि वस्तु और सेवा का प्राइस आप खुद तय करिए, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आप सामान बना रहे हैं, आप खुद तय कर दीजिए उसका दाम कितना लीजिएगा, हम लोग कुछ बोलने वाले हैं नहीं है। समझ पा रहे? ये सब आज़ादी दिया गया लिबरलाइजेशन के तहत। आराम से अपने बिजनेस को बढ़ाइए, एक दुकान से 2 दुकान करिए, 4 दुकान करिए, पूछने का दरकार नहीं है। समझ गया कि नहीं समझे? बुद्धि में जा रहा, क्या बोल रहा कि नहीं जा रहा? कहाँ पे लिया गया डिसीजन? लिबरलाइजेशन। देख लीजिए कितना बढ़िया डिसीजन है। पीरियड नरसिम्हा लिए थे कि अननेसेसरी लाइसेंस रेस्ट्रिक्शन कोटा को ख़त्म किया गया। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आराम से प्राइस तय कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं? बुद्धि में जा रहा है। जो बेकार का चीज़ था सबको हटाया गया, किसके तहत? लिबरलाइजेशन। किसके तहत? आगे बढ़े, आगे बढ़े। पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, बोलो। अभी तो मोदी जी प्राइवेटाइजेशन में ही तो जोड़ दिए हैं, उनका किया हुआ थोड़ी है। मोदी जी तो पुराना जो फाउंडेशन उसको चला रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं। ये तो पी नरसिम्हा ही किए हैं, कितना बढ़िया किए हैं काम, वही तो अभी कैरी ऑन हो रहा है, नया थोड़ी है कुछ। पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, बोलो क्या बोले हैं? प्राइवेटाइजेशन में साफ साफ बोला गया कि जहाँ सरकार की आवश्यकता नहीं है, सरकार वहाँ अपना डिसइन्वेस्टमेंट करेगा, बात खत्म। जहाँ सरकार का काम नहीं है वहाँ सरकार नहीं रहेगा, वहाँ प्राइवेट रहेगा। जहाँ पे सरकार का कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ सरकार नहीं रहेगा, वहाँ प्राइवेट सेक्टर रहेगा, ताकि देश का तीव्र गति से विकास हो। यही प्राइवेटाइजेशन का मेन मीनिंग है। समझ पा रहे हैं? मैंने प्राइवेटाइजेशन का मतलब हुआ डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर। डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर से पैसा को निकाला जाए, पब्लिक सेक्टर से पैसा को रिड्यूस रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल को कम कर दिया जाए और किसका रोल को बढ़ाया जाए? प्राइवेट सेक्टर। किसका रोल को? प्राइवेटाइजेशन आया ना, देश का तीव्र गति से विकास हुआ, तीव्र गति से स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब आया ये, तो देश का तीव्र गति से विकास हुआ। इंक्रीज ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी बहुत टैक्स मिला। गवर्नमेंट का जो खजाना था उसको ट्रेजरी कहते हैं। गवर्नमेंट का खजाना को क्या कहते हैं? ट्रेजरी। समझ पा रहे हैं? उसी ट्रेजरी में से पार्थो चटर्जी थोड़ा खाए हैं, मलाई, हाँ थोड़ा खाए हैं, खिला दिए हीरोइनी को आइए अपने महिला मित्र को। आइए किसका बात करें? प्राइवेटाइजेशन। किसका बात कर रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? किसका बात करें? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर के काम को कम किया जाए, पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट होगा, समझ रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर का भूमिका को बढ़ाया जाए। मोदी जी वही तो कर रहे हैं। मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ सरकार का काम नहीं है वहाँ सरकार नहीं रहेगा, बात खत्म। प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप देंगे हम लोग, ताकि देश का तीव्र गति से विकास हो। समझ पा रहे हैं? स्पीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। क्लियर? इसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्लियर है क्या? प्राइवेटाइजेशन मीन्स डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, रिड्यूस रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, इंक्रीज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्या हुआ भाई? स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीज ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट, इंक्रीज ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट का ट्रेजरी भर गया, खजाना कोष। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का भी फैसला लिया गया। किसका बात करें हम लोग? ग्लोबलाइजेशन। किसका? ग्लोबलाइजेशन। दूसरे देशों से जो बिजनेस होता है, व्यापार होता है, उस पर भी बहुत रेस्ट्रिक्शन था, उस रेस्ट्रिक्शन को कम किया गया। उस रेस्ट्रिक्शन को क्या किया गया? कम किया गया, ताकि दूसरे देशों से हम आराम से गुड्स का लेन देन कर सके, कैपिटल का लेन देन कर सके, टेक्नोलॉजी का लेन देन कर सके, मशीन का लेन देन कर सके। और एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया, अबॉलिश एक्सपोर्ट ड्यूटी। सरकार ग्लोबलाइजेशन में बोला कि जो व्यक्ति हमारे देश का व्यापारी, जो व्यापारी हमारे देश का दूसरे देशों को बेच के दिखाएगा, उससे हम 1 भी रुपया का टैक्स नहीं लेंगे। सरकार सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है एक्सपोर्ट करने वाले लोगों से। एक्सपोर्ट जो लोग करते हैं, बोला कोई टैक्स नहीं, जांचो पड़ताल नहीं करेंगे, तुम खुलेआम बेचो खाली दूसरे देश को, क्योंकि तुम कमा के दे रहे हो विदेशी मुद्रा। कमा के क्या दे रहे हो? जो देश चलाने में बहुत मदद होगा। तो ऐसे लोगों को क्या जांच पड़ताल करें? जांच पड़ताल करेंगे उसी में परेशान रहेगा, तो बिजनेस क्या करेगा? एकदम खुलेआम छूट दिया गया।
एक्सपोर्ट करने वाले को, समझ रहे हैं। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उसे बढ़ावा भी देता है, प्रमोशन करता है। कोई टैक्स नहीं लगेगा एक्सपोर्ट ड्यूटी पे, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, दूसरा देश से कीनोगे, एक्सपोर्ट माने बेचोगे दूसरा देश को, इंपोर्ट माने खरीदोगे, तो उस पर टैक्स लगेगा। इसको भी सरकार कम किया, रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटी। रिड्यूस इम्पोर्ट किसका बात करें, ग्लोबलाइजेशन किसका, माने ट्रेड पे जो भी बाधाएं था, बैरियर्स था, उसको कम किया गया। बैरियर्स को क्या किया गया, और हम आराम से दूसरे देश से कैपिटल का लेन देन कर सकते हैं, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ले सकते हैं, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटी, एबॉलिश एक्सपोर्ट ड्यूटी। एबॉलिश, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। घर में भी देखिएगा सबसे ज़्यादा किससे पापा मम्मी लोग प्यार करते हैं, जो अलग से कहीं से कमा के लाता है। नहीं समझे, जैसे मान लीजिए पापा का बिजनेस, अब पापा का बिजनेस को हम बढ़िया से कर रहे हैं ना, तो हमें उतना इज्जत नहीं मिलेगा घर में। बोलेंगे तुम किया क्या है, पापा कहीं तो बिजनेस को बहुत बढ़िया से तुम संभाला है, ये नहीं रहता तो तुम थोड़ी ना करता। लेकिन वही चीज़ कहीं अलग से कमा के लेके आइएगा, कोई अलग सेटअप करके आइएगा, तो बहुत मानदान होता है ये भाई अपने से किया है, अलग से किया है। तो वैसे ही सरकार एक्सपोर्ट करने वाले को ज़्यादा मानदान करता है कि हमें दूसरे देश से बेच के पैसा लाया है, और वो पैसा ऐसा पैसा लाया है जो देश को चलाया जाएगा। विदेशी मुद्रा कमाया है, देसी मुद्रा नहीं। देसी मुद्रा तो देश में छाप देगा गवर्नमेंट, मशीन लगाएगा छाप देगा, नहीं समझा। विदेशी मुद्रा छापा नहीं जा सकता, कमाना पड़ेगा। विदेशी मुद्रा क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। जैसे आप लोग को देसी रुपया कमाना पड़ेगा, सरकार के लिए क्या है, सरकार पर छाप देगा, लेकिन विदेशी मुद्रा थोड़ी ना छाप दीजिएगा। समझे कि नहीं समझे, पक्का। जितना लेक्चर की एक बार नोट डाउन करते हैं, समझ रहे हैं। दीदी है क्या, प्योर दीदी है।